हाँ भाई, देश का भविष्य कैसे हो? ऑल गुड, बड़े बड़े बढ़िया चल रही है। आज बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम वैसे सवाल कर चुके हैं काफी सारे, तो शुरुआत उसी लेवल से करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज वी एज शोन इन द फिगर। सिंपल सा सवाल है, सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। ये पुली का अरेंजमेंट, ये रस्सी से बंधा हुआ स्ट्रिंग, अगर ये बी ब्लॉक वी वेलोसिटी से चलेगा तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से जानते हैं कि इस वाली ब्लॉक को भी सेम वेलोसिटी से नीचे आना चाहिए, तो इसमें तो बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर बी ब्लॉक वी वेलोसिटी से चल रहा है तो दिस इज फॉर श्योर कि ए ब्लॉक भी वी वेलोसिटी से चलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज ऑल्सो एज वी, है ना। बिना किसी कैलकुलेशन के भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि पुली फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और अरेंजमेंट ऐसा, पुली अभी भी फिक्स्ड है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। देखिए ए ब्लॉक इस तरफ चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, हमें बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। मान लेते हैं अपन बी ब्लॉक की वेलोसिटी है वीबी, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से स्ट्रिंग का हर पॉइंट इधर 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, जैसा कि ये पॉइंट था। तो ये मैं मान सकता हूं 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर वीबी वेलोसिटी से ब्लॉक चल रहा है तो वीबी का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट इज वीबी cos 37, और वीबी cos 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो यहां से हमें वीबी की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 8 बाई cos 37। cos 37 की वैल्यू अपन जानते हैं, 3 4 5 के ट्राइंगल से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में पुली फिक्स्ड नहीं है, मूवेबल है, और मूवेबल है तो अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता था, वी ए प्लस वी बी अपॉन टू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुली। डायरेक्शन वायरेक्शन सब ठीक ठाक कंसिडर करनी है ना, वेलोसिटीज हैं क्योंकि। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये तो फिक्स्ड है, तो मैं मान सकता हूं इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी 0। दूसरा जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। पुली की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है 10। तो सारे कन्वेंशन मानते हुए अपन ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो पुली वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 10। ये वाला पॉइंट बी मान लो अगर, तो बी तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो बी की वेलोसिटी हो गई 0। ए की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है, तो जिसको कैलकुलेट करना है उस पर अपन कन्वेंशन नहीं लगाते, वो मैथमेटिकली अपने आप आ जाएगा। तो वी ए की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि पॉजिटिव आया तो दिस इज फॉर श्योर कि ये कहां जाना चाहिए? ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। अगर ऐसे किसी केस में नेगेटिव आ रहा होता तो अपन इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो, नीचे की तरफ मूवमेंट हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ए ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मल्टीपल पुली के साथ क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। फाइंड वीबी, यानी कि बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ए ब्लॉक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी ब्लॉक की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ दो पुलीज जो नीचे वाली हैं वो मूवेबल है, सबसे ऊपर वाली पुली फिक्स्ड है। इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गई 10। अगर हम फर्स्ट पुली के बारे में थोड़ा सा सोचें तो फर्स्ट पुली फिक्स्ड है, इसके हर पॉइंट पर दोनों तरफ के ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर नीचे जा रहा है तो ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ आनी चाहिए। स्ट्रिंग कंस्टेंट में डिराइव भी करा है, फिक्स्ड पुली है, v1 इक्वल टू माइनस v2 होता था। अब क्वेश्चन बन गया यहां पर, इसको ड्रॉ करके फिर देखते हैं। ये जो सेकंड वाली पुली है मैं बात कर रहा हूं इसकी, सेकंड पुली की ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये हमने अभी फर्स्ट पुली के हिसाब से निकाला। इसका ये वाला जो पॉइंट ए ब्लॉक से जुड़ा है ये तो फॉर श्योर नीचे ही जा रहा होगा, क्योंकि वो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एंड इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इस ब्लॉक की या इस पॉइंट की या इसकी वेलोसिटी अपन निकालते हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं।
सेकेंड पुली के लिए है ना। तो अभी इक्वेशन जो करी थी वही करते हैं, VA प्लस VB अपॉन 2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुली। पुली ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक नीचे की तरफ है, -10। दूसरा ब्लॉक पता नहीं तो कैलकुलेट करना है, अपॉन 2। तो यहां से ये आ गया V की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया इसका मतलब ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ऐसे है ना। ये ऊपर की तरफ मतलब ये वाली वेलोसिटी 30 आ गई। अब थर्ड वाली पुली जो ये पुली है, इस पर भी सेम लॉजिक लगा देते हैं। इसका ये पॉइंट जो ए ब्लॉक से अटैच है ये तो नीचे ही जा रहा होगा। एक पॉइंट हमने निकाला 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ड्रॉ करते हैं और सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ये वाला पॉइंट जो ए ब्लॉक से जुड़ा है, मैं बात कर रहा हूं थर्ड पुली की, ये नीचे की तरफ जा रहा है फिर से वही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, इसको VB बोला, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। फाइनली हमें यही क्वेश्चन करना था, तो इस पे फिर से यही इक्वेशन लगा देते हैं। इसको डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। पुल्ली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 30, मैंने मान लिया दिस इज पॉजिटिव। ये नीचे की तरफ 10 था तो माइनस का 10। बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बी को एज इट इज लिखा, अपॉन में आया 2। यहां से VB की वैल्यू आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब VB किस तरफ चल रहा होगा, ऊपर की तरफ, है ना। यही अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन मल्टीपल पुलीज हैं, बट इसमें नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में अपन ये देख लेते हैं कि एक ऐसी स्ट्रिंग ढूंढ लो जो सबसे बड़ी हो या अकेला ही। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती तो हम एक सबसे बड़ी स्ट्रिंग ढूंढ लेते हैं, अदरवाइज तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो एक ही है। सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो फिक्स पॉइंट्स हैं उनको अगर ध्यान से देखें तो उन सब की वेलोसिटी 0। बेसिकली लॉजिक क्या होता है, लॉजिक तो ये होता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो भी लेंथ हमने, जो भी स्ट्रिंग हमने सेलेक्ट करी, इसकी टोटल लेंथ तो यार कांस्टेंट ही होनी चाहिए, है ना। रस्सी बड़ी बड़ी तो होने वाली है नहीं, इनएक्सटेंसिबल होती है, यूजुअली मासलेस भी होती है, ठीक है। तो लेंथ कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम इसको L1, L2, L3, L4 ऐसे मानते हैं तो लेंथ कांस्टेंट है, सबको डिफरेंशिएट कर दे तो dl/dt बनता है V। इसलिए इक्वेशन वीक पर आते हैं। इसको मान लो P पॉइंट है, Q R S T U V, ये पॉइंट है W X, और ये जो C पॉइंट है एक्चुअली इसको Y मान लिया, Y की जो वेलोसिटी है वही C पॉइंट की वेलोसिटी आएगी, है ना। हर पॉइंट की वेलोसिटी लिख देते हैं, P Q R S T U V W X Y। जब डिफरेंशिएट करके 0 आता तो इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट फिक्स्ड हैं उनकी वेलोसिटी 0 होगी, तो देख लेते हैं अपन कौन कौन से पॉइंट फिक्स्ड हैं। P पॉइंट फिक्स है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज 0। ये पुली फिक्स है तो इसके ऊपर ये लगा हुआ पॉइंट भी फिक्स होना चाहिए, S पॉइंट की वेलोसिटी भी हो जानी चाहिए 0। T पॉइंट ये भी पुली के ऊपर लगा हुआ है तो T पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 फिक्स्ड है, और हर फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। W की वेलोसिटी भी 0, X की वेलोसिटी भी 0। अच्छा, Q पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होगी, देखो अगर ये पुली नीचे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो फॉर श्योर Q पॉइंट भी नीचे की तरफ ही जा रहा होगा, और इसके मूवमेंट से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बड़ा हो रहा होगा, लेंथ बढ़ रही होगी। लेंथ बढ़ती है तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेते हैं dx/dt के हिसाब से, और लेंथ अगर घट रही होती किसी वजह से तो उसे नेगेटिव मान लेते। तो ये जो VQ है ये जा तो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन लेंथ ये वाली जो PQ वाला लेंथ सेगमेंट है ये बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। तो इसको मान लेते हैं +5। R भी नीचे की तरफ जा रहा है जिससे ये वाला सेगमेंट का लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगेन इट इज +5। ये हो गया, ये हो गया। V वेलोसिटी ऑफ पॉइंट U एंड V, U को देखते हैं,
यू भी नीचे की तरफ, ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है बी ब्लॉक, तो डेफिनेटली पुली नीचे जा रही होगी। तो दिस इज +2 क्योंकि लेंथ सेगमेंट को बढ़ा रहा है, दिस इज ऑल्सो +2। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वी वाई को एज इट इज छोड़ देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो वी वाई की वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाती है -14। माइनस का मतलब अगर ये सी वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये छोटा होगा। तो माइनस यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि वो इस पॉइंट का मूवमेंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस करता है तो माइनस आएगा। और जब वो पॉइंट का मूवमेंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज करता है, जैसे क्यू कर रहा था, क्यू नीचे जा रहा था तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज हो रही थी, उसको हमने पॉजिटिव माना। तो जहां लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीज हो रही होगी उसको नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस का मतलब है ये लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सी ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड से। तो डायरेक्शन भी आ गई और वैल्यू भी आ गई। ठीक है, यही अपना फाइनल आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल का। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट 2 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम। चलो सब कुछ ठीक ठाक है, पुली मासलेस आइडियल स्ट्रिंग सब सही है, सब बढ़िया है। तो ये 2 kg इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स 20, तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगी वो भी फॉर श्योर 20 होनी चाहिए, अपन ऐसा चाहते हैं जैसा क्वेश्चन ने बोला है। अपन तो क्यों चाहेंगे, क्वेश्चन ने बोला है। तो दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑल्सो 20। और नीचे की तरफ mg तो जो है वो है ही। अब स्ट्रिंग आइडियल है, सब कुछ सही है, तो रस्सी में टेंशन यहां पर T तो यहां पर भी T, मासलेस है ना आइडियल स्ट्रिंग। अब यहां पर T तो यहां पर कितनी हो जाएगी, अगर इस पुली का FBD बनाया तो दिस इज 2T, और ये 2T तो यहां पर भी 2T, क्योंकि एक रस्सी में तो एक ही टेंशन होगी, है ना। तो इसके बारे में तो इक्विलिब्रियम है, ये तो ठीक है कि रस्सी में टेंशन यहां पर कितनी आ गई 20, और यहां 20 तो यहां पे भी 20। अब देखते हैं, यहां रस्सी में टेंशन 20 आ गई तो इधर भी 20, तो 1 kg का कुछ एक्सेलरेशन होगा क्या, 1 kg का एक्सेलरेशन। इस पुली पर ध्यान देते हैं, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा, 2T लगा ना, टी की वैल्यू आ गई थी 20, तो ये आ गया 40, तो ये वाला भी 40, है ना। अब अपन चाहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रिंग है 2 kg ये रेस्ट पे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसी पर तो विचार करना है कि अगर मैं इस ब्लॉक की वैल्यू निकालूं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टी की वैल्यू हमने 20 कैलकुलेट कर ली, ये ऊपर की तरफ है ना, नीचे की तरफ पार्टिकल का मास 1 kg यानी कि 10। तो इस छोटे से ब्लॉक पे 1 kg वाले ब्लॉक पर अगर अपन इक्वेशन लगाएं तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके लिए लिखा मैंने, फॉर 1 kg ब्लॉक। तो इसका एक्सेलरेशन अपने को मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg तो इक्विलिब्रियम में था, मतलब उसका एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इस पुली सेकंड वाली पुली के बारे में स्टडी करूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, दिस acceleration is 0, this acceleration is upward 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन से। तो पुली का एक्सेलरेशन निकालना है, ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, बी का एक्सेलरेशन 0 है तो 0 रख देते हैं, अपॉन में आया 2, पुली का एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये पुली 5 से ऊपर की तरफ जा रही है। अब
फॉर श्योर अगर ये 5 से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये वाला पार्टिकल या ये वाला सेगमेंट भी 5 से नीचे की तरफ ही आ रहा होगा, क्योंकि ये पुली तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड पुली पे तो A1 और A2 अब इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये ऊपर की तरफ 5, तो ये नीचे की तरफ 5। अगर ये नीचे की तरफ 5 आ रहा होगा तो इस पे कौन कौन क्या क्या लग रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। M नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है टेंशन। टेंशन हम कैलकुलेट कर चुके थे 40, 2t करके बन गया था ना, लेकिन मुझे मालूम है नीचे की तरफ आ रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए इक्वेशन mg माइनस 40 इज इक्वल टू मास, इसका मास है m और इसका एक्सेलरेशन, सॉरी एक ही m लिखना चाहिए, दो अलग अलग m हो गए, m इंटू ए की वैल्यू कितनी थी अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करके 10m माइनस 5m इक्वल्स टू 40, तो m की वैल्यू आ गई 40/5 यानी कि 8 kg। ये वाला m अगर 8 kg होगा तो 2 kg इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यही अपना फाइनल आंसर है, इतना ही पूछा था। नेक्स्ट देखें, इन द अरेंजमेंट शोन, यार ये तो वैसा सही लग रहा है, कुछ कुछ डिट्टो सेम सवाल है, तो ये तो खुद कर लेना चाहिए, इसको सेल्फ पे डालते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इसने क्या बोला, इन द फिगर एट द फ्री एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड, फ्री एंड पर फोर्स लगाया, बहुत अच्छी बात है। टू कीप द सस्पेंडेड मास ऑफ 18 kg एट रेस्ट, 18 kg का ये जो सस्पेंडेड मास है इसे रेस्ट पे रखना है। जब 18 kg का मास सस्पेंडेड रहना चाहिए मतलब नीचे की तरफ लगा 180 mg, तो ऊपर की तरफ भी लगना चाहिए 180, यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है दोनों, इनमें टेंशन कितना हो जाना चाहिए, 90, तभी तो 180 होगा। तो ये है तो एक ही स्ट्रिंग पूरी, तो यहां पर अगर 90 यहां पे 90 तो हर जगह कितना हो जाना चाहिए, यही अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा अरेंजमेंट था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर इफ अ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग एट रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब 10 mg, और ये हो गया स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है kx। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं, kx इक्वल्स टू mg, mg की वैल्यू अपने पास है, k की वैल्यू अपने पास है, x निकालना है तो आ ही जाना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, यूनिट्स का ध्यान रखें, सब ऐसा यूनिट में कोई ऐसा चेंज तो है नहीं, 1 मीटर पे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, आसान, तो बहुत ही आसान था, जरूरत से ज्यादा ही आसान था। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक एट द इंस्टेंट 2 kg ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम 4 kg ब्लॉक। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेटअप में 4 kg के ऊपर 2 kg बैठा हुआ है और एकदम से 2 kg वाला अगर हट जाता है, इंस्टेंट उसी इंस्टेंट पर बताना है जैसे 2 kg हटा होगा तो उस इंस्टेंट पे 4 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले तो इसकी इनिशियल सिचुएशन सोच लेते हैं कि स्प्रिंग पर क्या बीत रही है। तो अगर ये पूरा का पूरा मैं 6 kg की तरह ट्रीट करूं तो नीचे की तरफ 60 है ना, तो ऊपर की तरफ भी स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो 60 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस था। इनिशियली सब कुछ ऐसा चुपचाप बैठा हुआ था अच्छे बच्चों की तरह। जैसे ही यहां से 2 kg को हटा दिया, 2 kg को हटाते ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हो गया 40, है ना, mg, अकेला 4 रह गया था तो दिस इज 4 इंटू जी mg। लेकिन स्प्रिंग के बारे में अपन जानते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स है जो वो एट दैट इंस्टेंट चेंज नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम, तो वो तुरंत चेंज होने वाली चीज नहीं है। जैसे रस्सी में टेंशन तुरंत चेंज हो जाती है, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता। एक ही कंडीशन है, जब आप उसको कट कर दो, स्प्रिंग को कट कर दो या एक एंड फ्री कर दो तो वो तुरंत जीरो या तुरंत चेंज हो जाता है। तो अब इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ 60 था, नीचे की तरफ 40, मतलब एफ नेट की वैल्यू आ गई 20। नेट फोर्स इज
20 और नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही 2 kg गिरेगा 4 kg किधर भागेगा, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन वैसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि 2 के हटते ही 4 ऊपर ही जाएगा, है ना, कॉमन सेंस। ठीक है, ये लो रस्सी वाला जो पॉइंट था, देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एम अटैच्ड विथ अ लाइट स्प्रिंग आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। रस्सी भी आ गई, स्प्रिंग भी आ गई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अपन रस्सी को काटेंगे तो ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन अपने को बताना है। जब ये सब कुछ ठीक ठाक है इनिशियली बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, तो ऊपर की तरफ इसने स्प्रिंग फोर्स लगाया होगा इधर, तो वो स्प्रिंग फोर्स यहां भी आएगा। इस वाले पार्टिकल ए वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो ए वाले ब्लॉक पे एक तो लगा स्प्रिंग फोर्स और एक लगा खुद का mg। यहां से हमें मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहां से हमें दिख रहा है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है mg के बराबर। तो ए वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इनिशियली ए ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स प्लस mg है। स्प्रिंग फोर्स की तो खुद की वैल्यू mg है, तो इट इज 2mg। तो इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी में जो टेंशन थी वो भी कितनी होनी चाहिए 2mg, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक ढंग से बैलेंस था। ठीक है, उस दौरान बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन, बी ब्लॉक के फोर्स एनालिसिस को देखें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं फोर्स, इस पे नीचे की तरफ लगा था mg और ऊपर की तरफ सिर्फ एक फोर्स था स्प्रिंग फोर्स। यहीं से तो हमने स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी जो mg के बराबर आनी चाहिए। जैसी रस्सी काट दी जाती है, रस्सी काटते ही रस्सी वाली टेंशन तो खत्म, वो तो जीरो हो गई। तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस बचे, स्प्रिंग के दोनों एंड ऑक्यूपाइड है, एंगेज्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत एकदम से चेंज तो नहीं होने वाला, तो स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा जो पहले था। तो बाद की सिचुएशन में क्या होता है, फोर्सेस देखते हैं ए वाले पर और बी वाले पर, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं अपन। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए पर नीचे की तरफ लग रहा था 2mg, यहां एक खुद का mg एक स्प्रिंग फोर्स mg, और ऊपर वाली जो टेंशन थी रस्सी को काटते ही वो तो खत्म हो गई, जीरो। तो इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2mg, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाना चाहिए 2g होने को। तो ये अपना एक पार्ट ऑफ द आंसर है। बी के बारे में सोचते हैं, बी पर क्या बीत रही है, तो इसका अपना वेट था mg और इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो भी mg, और स्प्रिंग फोर्स अपन जानते हैं कि एकदम से तो चेंज नहीं होने वाला, तो इस पे तो दोनों फोर्सेस अभी भी वैसे ही हैं, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए जीरो, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है भाई, जीरो। ठीक है ना, तो ए का एक्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ए का एक्सेलरेशन आ गया 2g और बी का एक्सेलरेशन आ गया जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A block of mass 5 kg is resting on a rough surface. It is acted upon by a force of F towards right. ऐसा कुछ होगा शायद, एक ब्लॉक है और ये रफ सरफेस है, मास आपको बताया है क्वेश्चन ने 5 kg, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, दिस F। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन F इक्वल्स टू 5। अब 3 केसेस दे रखे हैं इसने, फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन, तो F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो पहले तो चेक करते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी लग सकती है। तो FF का तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं अपन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन था 0.6 और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है 50, क्योंकि ये अगर mg नीचे की तरफ होगा तो Rn यानी कि नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन लगना तो इधर ही चाहेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लगना चाहेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30। लेकिन अगर अपन देखें तो हमने फोर्स तो 5 ही लगाया था,
तो फ्रिक्शन 30 कैसे लग सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कम होता है म्यू इंटू आर एन से, तो रियलिटी में फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो फर्स्ट पार्ट अगर F इक्वल टू 5 न्यूटन लगाए तो हमारा आंसर यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस समय कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन। ये पहले पार्ट का आंसर है। इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ रिलेटिव मोशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। सेकंड पार्ट क्या बोलता था? 25। अपन ने चेक तो कर ही लिया ना यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो 25 पर भी 30 तो नहीं लगेगा। तो सेकंड केस में भी फ्रिक्शन की वैल्यू 25 ही लगेगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जितना है उतना, मैक्सिमम को तो अभी अटेन करने की इसको आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड केस ने बोला 50 लगते ही अपने को पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता था? 30। लेकिन वो 30 भी कब लग सकता था? जब स्टैटिक कंडीशन हो। अगर हम 50 का फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक नहीं होगा, काइनेटिक होगा। काइनेटिक होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या आ जानी चाहिए? अगर ये 5 kg है और ये 50 लगाया हमने, तो यहां होगा एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, म्यू काइनेटिक इंटू आर एन। तो म्यू काइनेटिक था हमारे पास 0.5 इंटू आर एन की वैल्यू थे 50। एफ इन दिस केस 25 न्यूटन। एक्सेलरेशन पूछो, डिस्प्लेसमेंट पूछो, वो सब इसके आगे बन सकता है। ठीक है, अभी तो इतना ही पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम रेस्ट है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि 10 kg का जो ब्लॉक है उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 90, और 20 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 60। मैक्सिमम लग सकता है। आपसे पूछा है ये वाली रस्सी की टेंशन कितनी हो, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग। ठीक है, तो इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली तो हमें मालूम नहीं कि कहां जा रहा होगा, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि सिस्टम लेफ्ट की तरफ जा रहा है। पहली एजम्पशन 120 के हिसाब से जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो तो बात की बात है। नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? अगर ये पूरा एक सिस्टम होता तो ये होता 30 kg का। इस तरफ 120, इस तरफ हमने लगाया 100। अगर इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? एक ब्लॉक पर तो लगेगा 90 और दूसरे ब्लॉक पे लग सकता है 60। ठीक है, मान लो 60 वाला भी अपनी वैल्यू, तो ये इसको चलने तो देगा ही नहीं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दोनों में 60 तो आ ही रहा है, तो चलने की पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही। दूसरी तरफ भी चला के देख लें अगर अपन देखना ही चाहते हैं तो। दूसरी तरफ तो चलने का कोई स्कोप ही नहीं है यार, 100 ही छोटा है ना। तो ये तो तय है कि ये पार्टिकल यानी कि सिस्टम यानी कि दोनों ब्लॉक्स रहेंगे तो रेस्ट पे। अब दोनों ब्लॉक्स रहेंगे रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने की कोशिश करेगा, पहले उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है जिसे हमने 10 kg के नाम से रिप्रेजेंट किया, ये 120 न्यूटन और ये 100 न्यूटन। स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं। ठीक है, कौन सा वाला फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा पहले वो देखना है। उतना ही तो काम है इसमें, उससे अपना काम बन जाना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि रस्सी में टेंशन जो T थी उसकी वजह से ये मान लो इधर की तरफ 120 जो कि क्वेश्चन कह रहा था, इधर की तरफ टेंशन T, और मान लिया इसका फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है विच इज 90। ठीक है, तो इस सिचुएशन से मैं 10 kg की स्टडी कर रहा हूं पहले, तो मुझे लिखना चाहिए 120 माइनस 90 माइनस T इज इक्वल्स टू 0 ही है, नेट फोर्स तो 0 था। तो T की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 30 न्यूटन। अब चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है।
तो 20 kg वाले पर भी टेंशन तो सेम ही होगा। तो इस तरफ 30, इस तरफ 100, लेकिन हमें मालूम है कि ये चल नहीं रहा मतलब इस पे फ्रिक्शन ऐसा कुछ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा वो देख लेते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट वाले फोर्सेस और राइट वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो यहां से हमें दिखा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 माइनस 30 यानी कि 70। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन की इस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम वैल्यू ही 60 है, तो फ्रिक्शन 70 होना पॉसिबल तो है ही नहीं इसके लिए, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अपन ये मानते हैं जो आखिरी संभावना बचती है कि यार मैंने मान लिया 20 kg वाला जो ब्लॉक है इससे स्टडी आगे बढ़ाते हैं। ये 100, रस्सी में टेंशन T, और मान लिया इसका फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन कर लेता है विच इज 60 न्यूटन। अब देखो रस्सी में टेंशन कितनी आ रही है इसके इक्विलिब्रियम से, तो यहां पे रस्सी में टेंशन आ गई 100 माइनस 60 यानी कि टेंशन इज 40 न्यूटन। यही स्टडी 10 वाले पर लगा देते हैं। तो 10 kg पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरफ तो लगा 120, इस तरफ लगा रस्सी में टेंशन T, और इस तरफ लगा फ्रिक्शन। अपन ने कैलकुलेट करा है 40 न्यूटन, तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 120 माइनस 40, यानी कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस समय दोनों को रोक के रखने के लिए 10 वाले पर फ्रिक्शन कितना लगा 80 न्यूटन। और हमें क्वेश्चन में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 90, वो तो 90 मैक्सिमम है ना, 80 तो लग सकता था, 90 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो 80 न्यूटन का फ्रिक्शन लग के ही ये रेस्ट पर रह गया। तो ये वाला आंसर हमारे हिसाब से ठीक होना चाहिए जो दोनों या सारी सिचुएशंस को फुलफिल कर रहा है। तो क्वेश्चन ने जो पूछा था रस्सी में टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन 30 वाली नहीं होनी चाहिए, 40 वाली टेंशन से अपना आंसर अप्रोप्रिएट आ रहा है, फ्रिक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया कि रस्सी में जो टेंशन होगी इस समय दिस इज 40 न्यूटन, है ना, यही अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If M1 and M2 are placed on a rough inclined plane, find out the acceleration of blocks and contact force between both the blocks. इस पर ना एक छोटी सी बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो देख लेंगे बाद में, पहले एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू क्या था, मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं ऐसे, M1 M2 मासेस हैं, ये M1 है ये M2 है, दोनों के लिए म्यू अलग अलग है, ये म्यू1 था और ये म्यू2 था। ठीक है, म्यू1 म्यू2 की कुछ सिचुएशंस होती थी, फर्स्ट केस की तरह लिखते हैं। अगर म्यू1 छोटा है और म्यू2 बड़ा है, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक जो आगे वाला ब्लॉक है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा है और पीछे वाले ब्लॉक के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा है। इन दिस केस आगे वाला ब्लॉक तेज एक्सेलरेशन से आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, इसे करते थे ना, नीचे की तरफ आता था mg sin थीटा, ऊपर की तरफ आता था फ्रिक्शन ff, और अगर चलना चाहता है ब्लॉक तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चलेगा म्यू mg cos अल्फा। और अगर ये किसी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो अपन निकालते थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा इंटू जी। अब इंक्लाइन प्लेन तो वही है, तो अल्फा वेल्फा तो सब सेम है, जी सेम है। यहां से देखो जिसका म्यू छोटा होगा, ये तो माइनस होने वाली क्वांटिटी है ना, कॉमन सेंस वाली मैथ लगाएंगे, माइनस होने वाली क्वांटिटी है, जिसका म्यू छोटा होगा उसके लिए माइनस होने वाली क्वांटिटी छोटी, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट केस पर बात करूं कि म्यू1 छोटा है तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक तेजी से आगे जाएगा, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, और पीछे वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, मतलब दोनों साथ साथ चल ही नहीं रहे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। जब एक्सेलरेशन ही अलग अलग है
तो और अलग अलग में भी जो आगे वाला ब्लॉक है वो तेज चल रहा है और पीछे वाला ब्लॉक धीरे चल रहा है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा इस केस में? 0। कब? जब फर्स्ट वाले का यानी कि आगे वाले ब्लॉक का म्यू छोटा है और पीछे वाले ब्लॉक का म्यू बड़ा है। सेकेंड, इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि अगर म्यू1 और म्यू2 बराबर है तब भी दोनों सेम या कॉमन एक्सेलरेशन चलेंगे, एक दूसरे को कोई पुश नहीं करेगा, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू तब भी क्या हो जाएगी? 0, है ना। एन से लिखते हैं कांटेक्ट फोर्स, मैंने एफ कांटेक्ट लिख दिया। एक ही पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की और वो ये है कि म्यू1 को ज्यादा होना पड़ेगा और म्यू2 को कम होना पड़ेगा, तभी आगे वाला ब्लॉक स्लो चलना चाहेगा, कम एक्सेलरेशन से चलेगा, और पीछे वाला ब्लॉक तेजी से आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा, तभी वो दोनों साथ में चलेंगे, तभी पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले को पुश करेगा और पुश करेगा तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। इसी केस में कांटेक्ट फोर्स आएगा और बाकी दोनों केसेस में कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से बन रहा है। अब आप देखो कि फर्स्ट केस में क्या था, म्यू1 0.5 और म्यू2 0.2, यानी कि m1 जो कि 1 kg का है वो धीरे एक्सेलरेशन से चलना चाहेगा, m2 जो कि 2 kg का है वो तेज एक्सेलरेशन से चलना चाहेगा। और अगर ऐसा होगा तो m2 वाला जोर से आएगा और उसको अपने साथ धक्का मारते हुए ले जाएगा, धक्का मारते हुए ले जाएगा तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा उस पर भी अपन थोड़ी सी बात सोच सकते हैं, क्या कि वो m2 वाले एक्सेलरेशन से तो कम होगा और m1 वाले एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। कैसे सोचते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी, यही जगह बना लेता हूं ना यार। ये सब कहानी तो हो गई खत्म, तो इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा होगा कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और 3 kg का सिस्टम या ब्लॉक, मैं मान लेता हूं पूरे सिस्टम का मास 3 kg है। नीचे की तरफ mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, थीटा आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 37, तो ठीक है। इस पे ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का भी, तो फ्रिक्शन फर्स्ट पे कितना लगेगा और सेकंड पे कितना लगेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट का मतलब m1 वाले पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू, इसका म्यू कितना है ff1, मतलब म्यू1 से चल रहे हैं ना, 0.5 म्यू इंटू rn, rn का मतलब 1 kg का 10 cos 37, और f2 की वैल्यू आ गई, इसके लिए म्यू कितना है 0.2 20 cos 37, ये दोनों ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया एफ नेट 30 साइन 37 माइनस 0.5 इंटू 10 cos 37 प्लस 0.2 इंटू 20 cos 37, है ना। नेट फोर्स नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो साइन 37 की वैल्यू तो अपने को पता है ना, 3 4 5 के ट्राइंगल से बना देते हैं अपन। 3/5 माइनस 0.5 इंटू 10 cos 37 की वैल्यू 4/5, 0.2 इंटू 20 इंटू 4/5, सॉल्व कर लेते हैं सब कुछ। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है a, ये हो गया 30 इंटू 3/5 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से ये गया 5 से 5 गया 4, प्लस पॉइंट से ये गया 16/5, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 18 माइनस, ये कितना हो गया 36/5
और अपॉन में आ गया 1/3, इस मास से डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 माइनस 12/5। सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू, कॉमन एक्सेलरेशन है ये, 30 में से 12 गए तो 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बात हो गई कॉमन एक्सेलरेशन की। अगर अपन चेक करेंगे ना तो ये देखो छोटे वाले के एक्सेलरेशन से तो ज्यादा होगा और बड़े वाले के एक्सेलरेशन से कम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ होता था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा या एल्फा माइनस म्यू जी कॉस एल्फा थीटा। जी कॉमन लेके बाहर लिख सकते थे अपन। तो मैं 1 kg का एक्सेलरेशन चेक कर रहा हूं, केवल जी को बाहर ले लिया, साइन 37 की वैल्यू 3/5 माइनस म्यू कितना था 1 वाले का 0.5 और cos 37 की वैल्यू 4/5। तो ये हो गया 1/5। 1/5 आना चाहिए था क्योंकि वो तो उसका म्यू ज्यादा था, लेकिन जब 2 kg वाला आया पीछे जोर से एक्सेलरेशन से, तो वो धक्का मार के ले गया, मतलब उसके एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया उसने। ऐसे 2 वाला चेक करेंगे ना अपन, तो 2 के एक्सेलरेशन से कम आएगा 18/5। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन तो आ गया। अब कॉन्टेक्ट फोर्स, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उससे कॉन्टेक्ट फोर्स निकल जाएगा। कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पे बना लेते हैं। अगर 1 kg की बात करें तो इस पर यहां लग रहा था mg साइन 37। ठीक है, 2 kg वाला पीछे से आया, जोर से धक्का मारा, तो कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया, उसको मैंने मान लिया n। इसका अपना फ्रिक्शन कितना था, इसका वाला म्यू जो कि 0.5 है इनटू आर एन कितना mg cos 37। लेकिन अपने को मालूम है इसका एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन है 18/5, वो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया है ना। तो अब इस पे इक्वेशन लगा देते हैं। 10 साइन 37 की वैल्यू एफ नेट लिख रहा हूं बेसिकली मैं, एफ प्लस एन बराबर नहीं, सॉरी माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 0.5 इंटू 10 कॉस 37 की वैल्यू 4/5। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था 18/5। इसको सॉल्व करके जो भी आया वो अपना n है। यही इक्वेशन हम बना सकते हैं किसके लिए, 2 kg वाले के लिए। अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो वो ऐसा बनेगा, 2 kg के लिए। 2 kg पे अपना खुद का mg साइन थीटा तो इधर है, mg साइन थीटा, थीटा मतलब 37। इस पे कांटेक्ट फोर्स किधर लगाया होगा, 1 वाले ने n, यही तो था जो इसके एक्चुअल अकेले वाले एक्सेलरेशन को रिड्यूस करेगा, है ना। और इसका खुद का फ्रिक्शन भी किधर लगा, ff। तो इसके लिए जो बनेगी इक्वेशन वो होगी 20 साइन 37 माइनस n माइनस एफ एफ की वैल्यू होगी, इसका म्यू कितना था 0.2 इंटू म्यू एम जी कॉस 37। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था 18/5। इससे भी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से दोनों से एक ही आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन में अपन कोई गड़बड़ नहीं करेंगे तो सब ठीक ही है। जो लॉजिक था वो तो इतना ही था कि पहले अपन कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के फ्री बॉडी डायग्राम बना के काम चला देंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था म्यू वाला डेटा। कई बार आगे वाला म्यू छोटा है, पीछे वाला म्यू बड़ा है, इसको देखते ही सवाल सॉल्व हो जाता है कि भाई दोनों अलग अलग चलेंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स 0 है। वही याद रखने वाली बात थी, बाकी तो कर ही लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक टू ब्लॉक अरेंजमेंट की क्वेश्चन। देखिए हमने एफ फोर्स लगाया 4 kg के ऊपर, यानी कि 4 को चलाने की जिम्मेदारी एफ फोर्स की है। ठीक है, यहां पर 2 और 4 के बीच में फ्रिक्शन है, यहां पर तो फ्रिक्शन है जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है, और ये वाली सरफेस बिल्कुल तुम्हारे जीवन की तरह स्मूथ है ना। तो अगर इन दोनों को साथ में चलना है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि
इतना ही फोर्स लगाओ कि दोनों साथ में चले मैक्सिमम। तो अब कितना भी फोर्स लगाओ, 4 तो उसके साथ ही जाएगा। यहां पर मजबूर कौन है? 2, क्योंकि 2 को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहां से देखें तो इस पर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, और इस पे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? एफ एफ, दिस इज म्यू इंटू आर एन। इस पर्टिकुलर केस में म्यू की वैल्यू है 0.5, आर एन की वैल्यू है 20, यानी कि अपने को दिखाई देने लगा कितना आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन नहीं फ्रिक्शन 10 है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10, और ये किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले तो दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अवॉइड करने के लिए दोनों पे बराबर इंपैक्ट डाल सकता है, बराबर असर डाल सकता है। तो दोनों अगर साथ साथ चले तो उनके लिए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा तेज अगर चलना चाहेगा 4 kg वाला तो वो चला जाएगा, लेकिन 2 वाला इससे ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स, उसको चलाने वाला मैक्सिमम फोर्स ही कौन है? फ्रिक्शन। और वो सिर्फ और सिर्फ कितना एक्सेलरेशन दे सकता है मैक्सिमम लेवल पे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये पूरा जुगाड़ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले तो दोनों साथ में रह सकते हैं, इससे ज्यादा तेज नहीं जा पाएंगे। तो पूरे जुगाड़ को चलाने के लिए नेट फोर्स बराबर पूरा केजी कितना हुआ? 6 kg, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो आपका आंसर आ जाता है 30 न्यूटन। न्यूटन तो तुम्हें पता ही है सब। तो मैक्सिमम फोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना लगाया गया? 30, ताकि दोनों साथ में चले। साथ में चलने में सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर हमने फोर्स लगाया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। जो दूसरा वाला ब्लॉक है जिसको चलाने की जिम्मेदारी फ्रिक्शन की है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है, और जितना उसका अकेले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उतना ही सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, तभी सिस्टम साथ में चल पाएगा, वरना नहीं। ठीक है ना, आंसर तो आ ही गया। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कुछ वैसा सही है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है यार, तो खुद कर सकते हैं अपन, खुद ही करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछली बार तो ये सरफेस तुम्हारे जीवन की तरह कैसी थी? स्मूथ। अब की बार नहीं है, अब की बार इसका भी म्यू दे रखा है। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा तो यहां भी फ्रिक्शन कंसीडर कर लेना बस, बाकी तो सब ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। The particle of mass 5 kg is resting on a smooth wedge of angle of inclination 45. ठीक है, the wedge is given an acceleration a, the minimum value of a for which the mass falls freely. न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं अपन तो सीधे सीधे। अगर इस इंक्लाइंड सरफेस की बात करें, इस पर देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के, अलग से बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर इसका अपना एक तो mg होगा, छोटे ब्लॉक की बात हो रही है, छोटे मास mg की है ना। और अगर इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इस पे सूडो भी लगना चाहिए इधर, वो भी होगा ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, अगर इसे फ्री फॉल होना है तो इनको देखते हैं। फ्री फॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो कंपोनेंट कंपोनेंट कर देते हैं, फिर देख लेंगे जो भी हो। अगर ये mg, m दे रखा है क्या? ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, छोटे m का मास दे रखा है, इट इज 5 kg, क्वेश्चन ने बोला है। एंगल भी पता है, कैपिटल M की अपने को कोई जरूरत ही नहीं है, तो mg लेके चलते हैं, बाद में m की वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये हो गया mg cos 45 डिग्री, और ये हो गया mg sin 45 डिग्री। ये हो गया एम ए कॉस 45 डिग्री, और ये हो गया एम ए साइन 45 डिग्री।
फ्री फॉल होने का मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। ये कॉन्टेक्ट खत्म, देयर इज नो एन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि एम ए साइन 45 इट शुड बी इक्वल्स टू एम जी कॉस 45। साइन 45 कॉस 45 खत्म, एम से एम खत्म, ए की वैल्यू आ गई जी के बराबर। ये अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ये कोई ऐसा मान लो कि ब्लॉक है या लिफ्ट जैसी कोई चीज है जिसमें पुली लगी हुई है छत पे, और पुली से दो मासेस 2 kg एंड 4 kg लगे हुए हैं, पुली फिक्स्ड है, और ये पूरा का पूरा चैम्बर या जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो चलो करने की कोशिश करते हैं सवाल। ऐसा मान लेते हैं अपन कि ये ब्लॉक किसी A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, सब ग्राउंड फ्रेम में चल रहे हैं यहाँ पर, और ये किसी A2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो यहां से कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन लगाओ कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2/2। मैंने ऊपर दोनों को माना था कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे, है ना। तो A1 प्लस A2 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, A1 प्लस A2 इज 4। अब देखो यहाँ पे रस्सी में टेंशन भी होगी विच इज टी, अब रस्सी तो एक ही है ना, तो एक ही टेंशन होगी। इसमें नीचे की तरफ इसका फोर्स होगा कितना 20, और इसका कितना होगा 40। तो अपन इन दोनों के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर 2 kg इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर 2 kg इक्वेशन बननी चाहिए मेरे हिसाब से, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये बनेगा T माइनस 20 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसके लिए बनेगी 4 kg के लिए, ये भी ऊपर ही माना है अपन ने, नीचे मान लेते तो फोर्स बदल जाता। T माइनस 40 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अपने पास ले दे के 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सॉल्व वॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। क्या करें, 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। तो टेंशन से टेंशन तो गया काम से, यहां पर बचा 20 इज इक्वल टू 2A1 माइनस 4A2। 2 को भी उड़ा देते हैं तो ये बचा 10 इज इक्वल टू A1 माइनस 2A2। सब कुछ ठीक ही करा ना मैंने, -20 प्लस 40, ठीक है। 2A1 माइनस 4A2 ठीक ही लग रहा है यार वैसे तो, बाकी तो तुम देख ही लोगे ना। ये बन गई अपनी दूसरी क्वेश्चन। इन दोनों को सॉल्व करके A1 A2 निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा मैंने क्या, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 2A1 प्लस 2A2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो 2A2 से 2A2 तो गया काम से, ये आया कितना 18 इज इक्वल्स टू 3A1। तो A1 की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहीं पर भी पुट कर देते हैं, इसको मान लो यही पुट कर देते हैं, तो A1 की वैल्यू अगर 6 है तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों अपने आंसर, क्योंकि A1 A2 तो अपन ने ग्राउंड फ्रेम में माने थे ना। माइनस बोलने का मतलब क्या है, ये जो A2 माइनस आया ये इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जो हमने A2 ऊपर माना था वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। और ये A1 A2 किस है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सूडो से भी कर सकते थे वैसे। सूडो से कैसे, जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह है अपने पास, इसी को हटा देते हैं यार, तो कर लिया। इसको उड़ा देते हैं। सूडो से करने की कोशिश करते हैं। सूडो में क्या करेंगे,
सुडो मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम करते हैं तो हम सुडो लगा सकते हैं आराम से। ये मान लिया रस्सी में टेंशन टी। तो पुली के हिसाब से या लिफ्ट के हिसाब से अगर ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, क्योंकि भारी है तो विद रिस्पेक्ट टू पुली मैंने मान लिया ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो सेम उसी ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। ये सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या जो भी चीज है जो ऊपर जा रही है ना, ऐसे चल रहा होगा। तो इसका जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, फ्रेम का एक्सेलरेशन, वो यहां पर अपन ऐड कर देते हैं। तो यहां पर g प्लस 2 बन जाना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन g प्लस 2। तो अगर मैं 2 kg की इक्वेशन लिखूं फॉर 2 kg ब्लॉक, फॉर 2 kg ब्लॉक, हमने ऊपर की तरफ माना है ना, तो टेंशन ज्यादा होना चाहिए, T माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन m, g की वैल्यू 10, 10 प्लस 2 12 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यार ये पहली इक्वेशन है, प्लस माइनस चेक कर देना साथ साथ। 4 kg के लिए क्या लिखें, 4 kg नीचे की तरफ माना है, तो नीचे वाले फोर्स यानी कि mg बड़ा होना चाहिए। mg का मतलब 4 और g प्लस 2 मतलब 12 माइनस t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक तो दोनों का सेम ही है, ब्लॉक से मेरा मतलब है चैम्बर। तो इसको सॉल्व करते हैं यहां से, टी तो गया काम से, ये आया 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू आ गई 24/6, कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या था, ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ये चैम्बर या लिफ्ट है। तो अब अपन नॉर्मल सी चीजें करते हैं, पुराना ज्ञान काम में लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। क्यों भाई, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आया है 4, जो हमने कैलकुलेट करा था। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही तो चाहिए, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 2। तो अगर इसको इधर ले जाते हैं, सब कुछ ऊपर था ना भाई, ये ए भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, दोनों को प्लस प्लस ही रखा है फॉर्मूला में। तो A2 की वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A फॉर 2 kg, ये A2 नहीं है, A फॉर 2 kg है। ठीक है, यही कहानी इसके लिए चला देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट किधर है, नीचे की तरफ। तो 4 लिखूं कि -4, -4। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ है, तो यहीं पर प्लस में 2 आ जाना चाहिए, साइन माइनस का तो फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, -4 + 2 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, पहले भी ऐसे ही कुछ आया था ना। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से कर लिया अपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A rubber ball of mass 50 gram falls from a height of 1 meter and rebounds to a height of 0.5। ऐसा ये ग्राउंड है हमारा, यहां से रबर बॉल है कोई जिसने गिरना शुरू करा, और गिरना शुरू करते वक्त ये हाइट थी 1 मीटर। अब ये जब यहां पर टकरा रही होगी तब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिसे अपन जानते हैं √2gh, है ना। वैल्यू नहीं रखेंगे, बाद में देखेंगे। टकराने के बाद ये रिबाउंड हुआ और कहां पहुंचे, नेक्स्ट जो पहुंचते हैं उनकी हाइट होगी 0.5 मीटर, आधा ही पहुंच पाए। ठीक है, तो फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स। पहली बात तो इंपल्स को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स बराबर
चेंज इन मोमेंटम, सीधे सीधे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएं अगर, तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मास तो m है, मैं चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं ना, मास तो m है, नीचे की तरफ वेलोसिटी रूट 2gh, h की वैल्यू 1, ये नीचे की तरफ था। अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन पलट गई, तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेंगे, मतलब दोनों जुड़ जाने चाहिए। m रूट 2g, h की वैल्यू 0.5, ये आया चेंज इन मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, इंपल्स के। सिंबल विंबल नहीं लिख रहा मैंने, तो पूरा पूरा नाम ही लिख दिया। और वैसे इंपल्स किसके बराबर, देखो m भी दिया हुआ है, 1g सब पता है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। इंपल्स किसके बराबर होता है, इंपल्स होता है f इंटू डी टी या डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर इंपल्स निकल गया तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स जो एवरेज फोर्स की वैल्यू आ गई वो ये पूरी क्वांटिटी m रूट 2g प्लस m रूट 2g 0.5 अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू है 0.1, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए। बाकी तो मैथ्स में तुम होशियार हो बचपन से ही, है ना, तो कर ही लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो मशीन गन चलाते हैं। A machine gun fires a bullet of mass 40 ग्राम with a speed of 1200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है, एक तो मास ऑफ द बुलेट अपने को पता है कितना है, 40 ग्राम, दिस इज 40 ग्राम, और बुलेट जिस स्पीड से निकल रही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट काफी जोरदार तरीके से निकल रही है, 1200 मीटर पर सेकेंड। A person holding the gun can exert a maximum force of, तो F इज इक्वल्स टू, अगर अपन लिखें कि सीधे सीधे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है बेसिक डेफिनेशन, तो यही होती है। शुरुआत में बुलेट रेस्ट पे थी, एक बुलेट का मोमेंटम होगा m इंटू वी, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, लेकिन एक नहीं है, n नंबर ऑफ बुलेट निकलेंगे तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा, और कितनी देर में, किसी t टाइम में। एक्चुअली क्वेश्चन ने तो हमसे ये पूछा है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो अपना सवाल यहां से सॉल्व हो जाना चाहिए। जो लगने वाला फोर्स था वो 144, n बाई टी हमसे पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड हमसे पूछा गया है। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या कर देंगे, मास ऑफ द बुलेट 40 ग्राम है, 40 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी, 1200, तो जो उड़ सकता है उन्हें उड़ा देते हैं, 1 2 3, शून्य से शून्य गए, 12 को अगर करें तो ये 12 और ये गया 3, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी तो ठीक ही है, कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, है ना, n बाई टी, f बाई एम वी करना, यूनिट सब सही कर देना, 1000 से ये देगा 40 बाई 1000, ग्राम को किलोग्राम में कर दिया, मीटर पर सेकंड तो ठीक ठाक था, उसमें कोई छेड़छाड़ अपन ने करी भी नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अ बलून हैज मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून एट अ यूनिफॉर्म रेट with velocity 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, if the balloon shrinks in 5 seconds, average force acting on the balloon, वही फोर्स पूछा तो चेंज इन मोमेंटम, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम को ऐसा भी तो लिख सकते हैं v dm by dt, वेरिएबल मास सिस्टम में ऐसा करते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहां पर भी दे रखा है कि वेलोसिटी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अपना फोर्स आ जाना चाहिए। सीधे शब्दों में लिखें तो वेलोसिटी इज, ये डाइन में पूछा है तो सब कुछ सीजीएस यूनिट में ही कर देंगे ना, डाइन अपने को पता ही है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो वेलोसिटी तो 4.5 ही है। पहले मास था 10 ग्राम, सब निकल जाएगा तो जीरो बचेगा, तो डीएम की वैल्यू हो गई इनिशियल माइनस जीरो, यानी कि 10 ग्राम ही होगा, और ये पूरा खेल कितनी देर में हो रहा है, 5 सेकेंड्स में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा
उड़ा दिया। 9 डाइन, है ना, फोर्स की यूनिट होती है ये, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखें, अ कार्ट हैज मास 2 मीट्रिक टन एंड सैंड 1 मीट्रिक टन इज इनसाइड द कार्ट। चलो भाई, कार्ट का टोटल मास दे रखा है आपको 2 मीट्रिक टन, और उसी में यह भी बताया कि सैंड जो है वो 1 मीट्रिक टन है। चलो ठीक है। A force of 10 Newton is applied on cart and sand starts to leak with a rate of 0.5 kg per second। तो जैसे हमने उसको खींचा किसी कांस्टेंट फोर्स से, ये कोई कार्ट मान लेते हैं अपन, ऐसे यहां पे सैंड के साथ अच्छे से बढ़िया ढंग से खड़ी है। आपने यहां पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया, फोर्स कांस्टेंट है, बस ये काम की चीज है, 10 न्यूटन। तो ये यहां से सैंड गिरने लग गई, ऊपर से गिरी नीचे से गिरी ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, तो मैं तो बस मान लेता हूं कि यहां से मिट्टी गिरने लग गई। और गिरने का जो हिसाब किताब है वो आपको दिया हुआ है, dm बाई dt, दिस इज 0.5 kg पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट व्हेन टोटल सैंड कम आउट ऑफ द कार्ट। तो डेफिनेटली नीचे से गिर रही होगी। टोटल सैंड जब निकल जाती है, यानी कि फाइनली मास खाली कार्ट का रह जाता है, सैंड वेंड तो खत्म, तो 1 मीट्रिक टन पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर, शुरुआत में अगर मास मैं लिख देता हूं, इनिशियल मास m नॉट है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम t, आफ्टर टाइम t कुछ मास निकल चुका होगा, और वो कितना होगा, dm बाई dt इंटू टी। तो dm बाई dt को अपन एक नॉर्मल जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, मास फ्लो रेट, है ना। तो आफ्टर टी टाइम कितना मास बचेगा, शुरुआत में था m नॉट और बाद में हो गया म्यू इंटू टी, ठीक है। फॉर्मूला सही बना लेते हैं, लास्ट में वैल्यू वैल्यू पुट कर लेंगे हमेशा के लिए, एक स्टैंडर्ड। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो अपन जानते हैं किसी भी इंस्टेंट का, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं किसी t टाइम पर कितना मास था, m नॉट माइनस म्यू इंटू टी इंटू ए। तो a जो एक्सेलरेशन है उस इंस्टेंट का, वो हो जाएगा F अपॉन उस इंस्टेंट का मास, आफ्टर सर्टेन टाइम t कुछ इतना मास जा चुका है, माइनस का म्यूटी कर दिया, मतलब इतना गया। अब ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अपने से तो वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी के लिए अपन एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाय dt। ये हो गया F बाय एम नॉट माइनस म्यूटी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। हट जाए यार। तो इसको dv बाई dt को थोड़ा सा अगर देखें, तो dv को एज इट इज छोड़ा, dt को ले जाते हैं इधर, F अपॉन एम नॉट माइनस म्यूटी इंटू डी टी। अब तो अपनी फेवरेट मैथमेटिक्स, वो भी इंटीग्रेशन, सबसे प्यार। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लॉग ई एम नॉट माइनस म्यू टी, और टी के कोफिशिएंट माइनस म्यू से डिवाइड करा, कहां से कहां तक चलाना है, 0 से लेके टी तक, है ना। तो v की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला F अपॉन माइनस म्यू, लिमिट लगाते हैं, लॉग ई एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस लॉग ई एम नॉट, टी तो 0 हो जाएगा। तो v का फॉर्मूला बन गया F बाय म्यू, माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, लॉग m माइनस लॉग n वाली प्रॉपर्टी में उल्टा करके, तो ये हो गया लॉग ई बेस एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। इससे वैसे काफी कुछ अपना काम चल जाएगा, अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपन ऐसे तो कर ही सकते हैं। तो देखो v की वैल्यू यहां पर
इस पर्टिकुलर सवाल में कितनी आ गई, एफ अपने को मालूम है, क्वेश्चन ने बोला 10 न्यूटन, रख दो भाई 10 न्यूटन। म्यू 0.5 केजी पर सेकेंड, तो 0.5 लॉग ई जैसा है वैसा ही। एम नॉट कौन था, इनिशियल मास, इनिशियल मास मतलब कार्ट प्लस सेंड सब मिला के अपने को क्वेश्चन ने दिया था कुछ, 2 मीट्रिक टन, बहुत बढ़िया। और लास्ट तक टी टाइम तक, कब तक का टाइम पूछा है क्वेश्चन ने, कुछ टाइम की वेलोसिटी पूछी थी, देखो यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, मतलब टोटल सैंड कम आउट, यानी कि सारे की सारी सैंड बाहर निकल जानी चाहिए, मतलब सिर्फ कितना मास बचेगा, या टोटल ट्रॉली या कार्ट 2 मीट्रिक टन का था, उसमें से 1 मीट्रिक टन सैंड अगर निकल गया तो एक बचना चाहिए। तो ये जो एक्चुअली है एम नॉट माइनस म्यूटी, ये तो 1 के बराबर आ गया, तो v की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, इसको देखा 20 लॉग ई बेस को 2.303 इंटू लॉग टू 0.3, इसको डायरेक्ट 0.693 भी लिख सकते थे आप, तो ये जो भी है 20 इंटू 0.693, अब बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, यही है, मीटर पर सेकंड और लिख देना है ना, सही है। आगे देखें, a cart loaded with sand having total mass 1800 kg moves on a straight horizontal road starting from rest under the axis, वैसा सही कुछ है यार, कर देना चाहिए। इस बार इसमें टाइम दिया हुआ है, उसने टाइम पूछा ना पिछले वाले क्वेश्चन में, इसने टाइम के बारे में कुछ बात की यार, कुछ कुछ वैसा सही है, अगर अपन उसी तरह से करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, है ना। सेल्फ खुद करेंगे भाई, ठीक है, काफी हद तक वैसा ही है, तो कर सकते हैं। अ स्पेसशिप in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm by dt. M is a function of time is equals to b into v square. V is a function of time, where v is a function of time is instantaneous velocity. The instantaneous acceleration will be. चलो इस तरह की चीजों में ना थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं, जो थ्योरी में हो भी जाती है, कि ये रॉकेट या स्पेसशिप या स्पेस शटल, इस तरह की जो चीजें होती है ना, मैं रॉकेट लिख के बात कर रहा हूं, रॉकेट, ये दो तरह की सिचुएशंस में काम करते हैं। एक तो ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स में काम करते हैं, यानी कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, नॉर्मली वो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, है ना। तो एक सिचुएशन तो वो होती है, हट जा भाई, जब इनका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, और एक सिचुएशन वो होती है जब इन पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होता। तो जब जीरो नहीं होगा तो रॉकेट जो ऊपर की तरफ जा रहा है या गिर भी रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ ग्रेविटेशन, बाकी सब तो इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो नहीं होगा तो नॉर्मली उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ मेंशन हो बहुत खास। तो जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, उसने बोला है स्पेसशिप इन स्पेस, जब स्पेस है तो पक्की बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स को क्या मान लेंगे अपन, जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो अपन बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी, ये तो एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो मैं इसको जीरो से इक्वेट करता हूं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, m dv बाई डी टी प्लस v dm बाय dt, सब कुछ ये मास और वेलोसिटी दोनों टाइम के फंक्शन है, जैसे सवाल ने बोला है। हम चाहें तो यहाँ m एज अ फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं। तो dv बाई dt जो ये चीज है, ये तो है एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा गया है, तो मैं लिख देता हूं मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू ए है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, प्लस v वेलोसिटी dm बाई डी टी। dm बाई डी टी के बारे में आपको कुछ जानकारी दी हुई है क्वेश्चन ने, कितना, b इंटू वी स्क्वायर, ये दोनों ही वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो अपन बोल सकते हैं m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू ए प्लस
बी वी क्यूब, और ये सब कुछ किसके बराबर, क्योंकि स्पेस में है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर थी, जीरो, तो मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, जीरो। तो यहां से बिना किसी टेंशन के एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बी इंटू वी का क्यूब अपॉन मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इतना सा ही काम करना था, छोटा सा आसान सा सवाल था, है ना। आगे देखें, नेक्स्ट, a shell of mass m is initially at rest and explodes into three fragments having mass ratio 2 is to 2 is to 1. If the fragments having equal masses fly off mutually perpendicular with speed v, the speed of third fragment. देखो भैया, सवाल यूं कहना चाह रहा है कि ये कोई एक m मास का शेल है, ये यहीं पे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठा हुआ था, है ना, ये सवाल ने बोला है, रेस्ट पे था इनिशियली, एक्सप्लोड हुआ और 3 टुकड़ों में टूट गया। टुकड़ों का जो रेशियो है वो 2:2:1 आपको दिया हुआ है। इनमें से दो जो बराबर मास वाले टुकड़े थे वो तो कुछ ऐसे गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो 2:2:1 अगर थे तो मैं मान सकता हूं कि ये होगा 2m/5 और ये भी होगा 2m/5। इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन ने बोला है v, इसकी वेलोसिटी भी क्वेश्चन ने बोला है v। तो थर्ड फ्रेगमेंट, पहले थर्ड फ्रेगमेंट का मास सोच लेते हैं कितना होगा। थर्ड फ्रेगमेंट का मास हो गया m/5, उसकी वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं। लेकिन जब इनिशियली रेस्ट पे था तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा नेट मोमेंटम, ये इसके मोमेंटम को ही तो बैलेंस करेगा, मोमेंटम ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। एक्सप्लोड हुआ तो जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में होगा। इन दोनों के मोमेंटम को 90 डिग्री की कैलकुलेशन से कर सकते हैं और ये मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो नेट मोमेंटम कितना हुआ, पी नेट 90 डिग्री है, तो अपन अगर इसको पी मान लें 1 मिनट के लिए, तो पी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर cos 90, तो खत्म, तो √2 टाइम्स ऑफ पी, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि नेट मोमेंटम यहां पर आ गया 2mv/5 के साथ √2 हो रहा है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड फ्रेगमेंट के मोमेंटम के बराबर। तो थर्ड फ्रेगमेंट का मोमेंटम कितना है, m/5 इंटू वी नॉट, ये किसके बराबर हो गया 2mv/5 इंटू √2। बहुत कुछ ऐसा है जो यहां पे गया काम से, m/5 से m/5 गया, बस इतना ही था। v नॉट की वैल्यू आ गई 2√2v, ये अपना आंसर है। थर्ड फ्रेगमेंट की स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो इतनी, और डायरेक्शन किधर होगी, नेट मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object flying in air with velocity 20 i cap, 25 j cap, -12 k suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। An object flying in air with velocity this, एक ऑब्जेक्ट है हवा में उड़ रहा है इस वेलोसिटी से 20 i cap प्लस 25 j cap -12 k cap, सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, सडनली वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, हुज मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि दोनों के जो मासेस का रेशियो है वो 1:5 है। तो ये पहले चल रहा था, इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं था, इनिशियली कुछ मोमेंटम था, सडनली टूट गया तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इतना सा खेल है। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 100 i cap प्लस 35 j cap प्लस 8 k cap, छोटा वाला टुकड़ा जो है 1:5 में जो छोटा टुकड़ा होगा वो इस वेलोसिटी से चला गया, तो बड़े वाले टुकड़े की वेलोसिटी पूछी है। चलो भाई करते हैं, मास को m मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, तो अगर छोटा टुकड़ा होगा तो m/6 मास का हो जाएगा, 1:5 का रेशियो है ना, m/6, ये रेशियो अपना करने आता है। इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है कुछ v1 ऐसा मान लेते हैं, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा,
5m/6 उसकी वेलोसिटी मान लो v2। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता है और बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ये गया, ये गया और ये गया। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ गया 6v0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 5v2। अब तो वैल्यू पुट कर देंगे, अपना काम चल जाना चाहिए। v0 तो इनिशियल वेलोसिटी थी, अपन ने बोला 6 v0 की जगह रखा 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप। बहुत बढ़िया। v1 छोटे वाले टुकड़े की थी ना, m/6। हाँ, v1 है 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ v2। v2 तो कैलकुलेट करना है अपने को, दूसरे टुकड़े का मास। तो इस सबको पकड़ के उधर ले जाते हैं। ये हो गया 120 i कैप प्लस 150 j कैप माइनस 72 k कैप। मैं इस पूरे क्वांटिटी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, सब माइनस हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप। ये 5v2 के बराबर है, तो v2 कितना होगा, अपॉन में आ गया 5। ये अपना आंसर है। वैसे तो बाकी तो सब कैलकुलेशन है। 120 में से 100 माइनस करते हैं तो ये बचा 20 i कैप। 150 में से 35 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 115 j कैप माइनस 72 माइनस 8 तो ये बचेगा माइनस 80 k कैप। लेकिन इन सबको हमें और डिवाइड कर देना चाहिए 5 से, तो अपना फाइनल आंसर v2 आ जाएगा। 5 से करने के बाद 4 i कैप माइनस 23 j कैप माइनस 16 k कैप। कैलकुलेशन तो चेक करनी पड़ेगी तुमको, तो तुम्हारा फेवरेट मैथमेटिक्स है। बाकी तो ठीक है, जो इक्वेशन अपन ने लिखी है ना, उतनी ही फिजिक्स थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। A uniform chain of mass m and length L is held vertically in such a way that its lower end just touches the horizontal floor. ठीक है भाई। The chain is released from rest in this position. Calculate the force exerted by it on the floor when a length x has reached the floor. चलो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि देखो ऐसे कोई चेन मान लेते हैं अपन, तो ये ग्राउंड पे या फ्लोर पे कुछ वर्टिकल ओरिएंटेशन में है ना। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m लेंथ l, इसका मास m है, लेंथ l है और ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में है। जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये जस्ट टच कर रखा है, कुछ गिरा हुआ टुकड़ा नहीं है, जस्ट टच कर रखा है। यहां से चेन को छोड़ दिया गया। क्वेश्चन कहता है द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजीशन, यहीं से छोड़ा। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन लेंथ x हैज रीच। इसका x हिस्सा गिर चुका है नीचे। कुछ देर बाद की स्थिति क्या हो गई, ये जो x टुकड़ा था वो तो यहां इकट्ठा हो जाएगा और ये बाकी चेन नीचे आ गई। तो कितना हिस्सा गिर चुका है यहां पे, ये कौन हिस्सा था टोटल, x वाला हिस्सा टोटल गिर चुका है, अपन ये मान लेते हैं, है ना। तो करने की कोशिश करते हैं। मान लो x पे जाकर dx वाला एलिमेंट ले लेते हैं, बेसिक से ही करने की कोशिश करेंगे। x पे जाकर dx का छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। जब ये dx ग्राउंड पर हिट करने वाला होगा तो अपन जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो dx का मास निकालते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, उसको dm बोल देते हैं। अगर l लेंथ का मास m है तो dm की वैल्यू हो जाएगी m बाय l इंटू dx। और जब ये टुकड़ा, इससे कंफ्यूज मत हो ना, वो तो x दिखाया था, है ना। जब ये टुकड़ा नीचे टच होने वाला है तब इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट 2 जी एक्स, है ना। कि जब ये x नीचे गिरेगा टुकड़ा तो उसकी वेलोसिटी रूट 2 जी एक्स हो जानी चाहिए। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा dm इंटू v। तो यार अपने को dm तो पता है,
मास अपॉन लेंथ इंटू dx इंटू वेलोसिटी भी पता है, रूट 2gx, है ना। इतना ही था। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स कहां से आएगा? फोर्स होता था dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये टकराएगा और यहीं पड़ा रहेगा, यहीं गिरा रहेगा, यानी कि इसका फाइनल मोमेंटम तो जीरो होना है। तो अपन कह सकते हैं कि m बाय एल डी एक्स इंटू रूट 2gx अपॉन dt। अब देखो dx बाई dt कौन होना चाहिए? क्या ये वो वेलोसिटी है जो dx एलिमेंट की थी? तो f की वैल्यू आ जाती है m बाय एल इंटू वी। v की वैल्यू कितनी है? रूट 2gx, और यहां पहले से ही बैठा है रूट 2gx, तो ये हो गया 2gx। तो ये जो टुकड़ा गिर रहा था, इसने मोमेंटम चेंज की वजह से, चेंज इन मोमेंटम की वजह से जो dx एलिमेंट नीचे पहुंचेगा, जस्ट वो जब हिट करने वाला होगा या जब हिट करेगा, तो वो dx का एलिमेंट कितना फोर्स लगाएगा? वो फोर्स तो आ गया अपने पास 2mgx अपॉन एल। लेकिन जो टुकड़ा गिर चुका है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी तो लगा रहा होगा। ये जो dx का मोमेंटम है, ये जो टुकड़ा यहां हिट करेगा तब इतना फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो बाकी x लेंथ है वो तो नीचे बैठ चुकी है, गिर चुकी है, यहां पड़ी है। पड़ी मतलब गिरी हुई है ना। तो उसका भी तो mg लग रहा होगा यहां पे, तो उसका mg कितना होगा? m बाय एल इंटू एक्स लेंथ नीचे गिर चुकी थी, इंटू जी, इतना ही तो आएगा। तो टोटल फोर्स जो हो गया वो एक तो मोमेंटम ट्रांसफर वाला, जो छोटा टुकड़ा dx लगा रहा था, और जो पीस ऑफ लेंथ नीचे गिर चुका था उसका mg। तो अपने पास फाइनल आंसर टोटल फोर्स आ जाना चाहिए, दोनों को जोड़ देते हैं, 2mgx अपॉन एल प्लस mgx। तो आपका फाइनल आंसर आ गया टोटल या नेट फोर्स 3mgx अपॉन एल। ये अपना आंसर है। ठीक है, आसान सा ही सवाल था वैसे तो। आगे देखें। A uniform chain of mass m, length L rest on the table as shown in figure. Find the minimum length of the chain lie on the table so that it remains at rest. चेन का मास m है और लेंथ L है। तो अपन मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये x मिनिमम जो टेबल पे रहनी चाहिए वही पूछा है ना हमसे, तो अपने उसको x मान लिया, तो x अपना आंसर होगा। तो ये लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इसको नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा इस टुकड़े का mg, मास पर यूनिट लेंथ इनटू L माइनस एक्स। अगर मैं इसका डायग्राम यहां बनाऊं तो देखो ये चेन का वो पीस है जो वर्टिकल है, इसकी लेंथ हमने देख ली L माइनस एक्स, तो इसका मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू L माइनस एक्स। ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा mg, नीचे की तरफ। तो इसको गिरने से रोकेगा कौन? जो यहां हिस्सा बैठा हुआ है ऊपर, इसको गिरने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू आर। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? इस फ्रिक्शन के, एफ एफ। एम बाय एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू, आर एन, आर एन का मतलब इसका ही तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो इसका एम जी कितना होगा? एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, तो यही इसका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, एम बाई एल से तो एम बाई एल गया, जी से जी गया, हटाओ दोनों को, तो क्या बचता है हमारे पास? L माइनस एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स। अपने को तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई L अपॉन 1 प्लस म्यू। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं, आंसर होता भी है अपने को याद अक्सर ऐसा। इस डेटा को वर्क पावर एनर्जी में कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम भी लिया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उस तरह के कन्वर्जन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, इस तरह की चीजों में काम मिलेंगे, इसलिए ये तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए।